वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स और नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न वो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में भारतीय रुपये को वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में चालू खाता लेन देन में पूर्णतया परिवर्तन किया है? देखिए 93 94 की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापार खाते पर जो रुपया है उसको पूर्ण परिवर्तनीय बनाया था और जिसको एकल विनिमय दर भी कहा जाता है। और इसकी सफलता के कारण अगला जो वर्ष था 94 95 उसमें चालू खाते पर इसको एक तरह से पूर्णतया परिवर्तनीय बनाया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो विदेशी मुद्रा है उसकी जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, जरूरतमंद व्यक्ति को व्यापारिक लेन देन करने के लिए, विदेशी यात्रा करने के लिए या चिकित्सा या फिर शिक्षा के लिए खुले बाजार में जो विदेशी मुद्रा है वो आसानी से मिल सकें। तो 20 अगस्त 1994 को चालू खाता लेन देन में उसको पूर्ण परिवर्तनीय किया गया था। इसलिए हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेकंड, मौद्रिक उपागम के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन। देखिए पुनर्मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि जब विनिमय दर को जानबूझकर बढ़ाया जाता है, मतलब अवमूल्यन की विपरीत स्थिति। अवमूल्यन में तो क्या होता है, हमारी जो घरेलू मुद्रा होती है उससे विदेशी मुद्रा के रूप में, विदेशी मुद्रा के मूल्य के रूप में उसका मूल्य घटाया जाता है। लेकिन जो पुनर्मूल्यांकन है उसमें एक तरह से क्या किया जाता है, करेंसी का जो रिवॉल्यूशन का इसका मतलब हो गया कि उसको विनिमय दर को बढ़ाया जाता है। जैसे कि $1 में माना कि हम 10 वस्तुओं का, 10 वस्तु की किसी 10 इकाइयों का अगर हम लेन देन करते हैं और पुनर्मूल्यांकन के बाद में क्या होता है, $1 में हम केवल 5 इकाइयों का ही लेन देन कर पाते हैं। तो विनिमय दर को जब बढ़ाया जाता है, ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे देश की मुद्रा है उसकी मांग एक तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तीसरा, निम्नलिखित में से किसमें शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम जो है वो प्रारंभ करना कठिन है? अब देखिए शून्य आधारित बजट की जो अवधारणा है वो 1970 में अमेरिका में पीटर ए पायर हैं, उन्होंने एक तरह से इसको शुरू किया था, ये अवधारणा दी थी। और सबसे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उनके द्वारा अमेरिका के बजट में शून्य आधारित बजट प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। और शून्य आधारित बजट प्रणाली में क्या होता है, किसी भी मद के ऊपर जो व्यय किया जाता है तो पिछला व्यय जो होता है, पिछली बार क्या व्यय किया गया था उसको एक तरह से नहीं देखा जाता है, नए सिरे से व्यय किया जाता है। इसलिए शून्य आधारित बजट प्रणाली जो है वो किसी चीज को, प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का जो खर्चा आता है, स्थापना खर्च, और दूसरा फेडरल राजकोषीय अंतरण है, इन दोनों में एक तरह से प्रारंभ करना कठिन होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, वस्तु के वजन, आकार या नाप के अनुसार लगाया कर कर क्या कहलाता है? देखिए जब किसी वस्तु की जो भार है, ठीक है, वजन हम कह सकते हैं, या वस्तु का जो आकार है, साइज है, या उसका जो मात्रा है, नाप है, उसके आधार पर अगर कोई कर लगाया जाता है तो ऐसे कर को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट कर कहते हैं, स्पेसिफिक कर कहते हैं, या उसको एक तरह से परिमाण परक कर भी कहा जा सकता है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पांचवा, कर भार का मजग्रेव का विचार निम्नलिखित में से कौन सा है? कर भार मतलब कर का जो अंतिम भार है वो किसके ऊपर पड़ता है उसके बारे में मजग्रेव का जो विचार था वो उन्होंने क्या बताया कि जो बजट नीति है उसमें परिवर्तन के कारण जो निजी उपयोग हेतु आय का वितरण है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, गणितीय माध्य 45 और बहुलक 48 दिए गए हैं तो मध्यिका क्या होगी? देखिए हमारे पास में एक तो मीन दे रखा है और दूसरा मोड दे रखा है, मीडियन क्या होगी? तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, मीडियन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए मोड बहुलक कितना हमारे पास में 48 इक्वल टू
3 इंटू मीडियन तो हमको कैलकुलेट करना है, -2 इंटू एक्स बार कितना है 45। अब देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 करोगे तो कितना हो जाएगा 90, और 90 को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 90, तो 90 प्लस 48, तो 90 प्लस 48 कितना होता है 138, और m की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 130 एंड 138 अपॉन 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 और फिर 6 46। ठीक है, हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा ए 46। नेक्स्ट है सेवंथ, यदि दो घटनाएं ए और बी पारस्परिक रूप से अपवर्जक, ठीक है, मतलब एक तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम कह सकते हैं, अपवर्जी हैं, तो ऐसी स्थिति में पी या ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी क्या होगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब दो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, पारस्परिक अपवर्जी होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों घटना घटने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हम निकाल के उनको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे घटनाएं कौन सी हैं अपवर्जक है। अपवर्जक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब एक घटना घट जाती है तो अब वो घटना वापस नहीं घट सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है आठवां, प्रसरण का विश्लेषण निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। देखिए प्रसरण वेरिएंस क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, प्रमाप विचलन होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो प्रसरण का विश्लेषण जो उसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जो एफ परीक्षण है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इससे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ, व्यवस्थित प्रतिचयन का तात्पर्य है कि पहली मत का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। देखिए सिस्टोमेटिक सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो आइटम है उसको एक तरह से रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, और उसके बाद में पहला आइटम सेलेक्ट करने के बाद में दूसरा जो आइटम है या नेक्स्ट वाले जो आइटम है उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, प्रत्येक पांचवा, प्रत्येक 10वां हो सकता है, प्रत्येक छठा हो सकता है, इस तरीके से। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिर प्रत्येक के वी मत का चयन किया जाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए सिस्टमैटिक सैंपलिंग व्यवस्थित प्रतिचयन का तात्पर्य क्या होता है, पहली मद का जो चुनाव किया जाता है वो रैंडमली किया जाएगा, यादृच्छिक रूप से किया जाएगा, और उसका चुनाव होने के बाद में जैसे कि माना कि पहली मत का जो चुनाव हो गया है वो हो गया है 5वां नंबर, तो अब अगला जो नंबर आएगा वो किसका आ जाएगा, मतलब सिस्टोमेटिक सैंपलिंग में अब 15वां हो गया, ठीक है, फिर 25वां हो गया, फिर 35वां हो गया, इस तरीके से फिर प्रत्येक के वी मत का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 10th, सूचकांक निर्मित करने के लिए ज्यामितीय माध्य को सैद्धांतिक रूप से श्रेष्ठ औसत समझा जाता है। देखिए इंडेक्स नंबर निकालने के लिए जब हम ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ज्यामितीय माध्य होता है या गुणोत्तर माध्य भी जिसको हम कह सकते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमारा है, यदि प्रेक्षणों की परास या सीमा काफी बड़ी होती हैं तो ज्यामितीय माध्य का प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन सही है, लेकिन ये पहले अभिकथन का कारण नहीं कह सकते हम। देखिए पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन पहला कथन जो हमारा है उसका कारण ये हम नहीं कह सकते, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जो परा से रेंज होता है, जब उनके दो जो अधिकतम मूल्य हैं न्यूनतम मूल्य हैं उनके बीच में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस श्रेणी का एवरेज माध्य निकालने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन ज्यामितीय माध्य का प्रयोग करते हैं, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन पहला जो हमारा कथन है उसका कारण ये नहीं कह सकते हम। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ए और आर। ए कथन अभिकथन ये भी सही है और कारण आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है 11th, 11वां,
गेम थ्योरी के अनुसार यदि विज्ञापन में वृद्धि लागतों को आय से ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ठीक है, विज्ञापन जब बढ़ते हैं तो विज्ञापन में वृद्धि होने से लागतें बढ़ेगी और लागतें जो हैं वो आय की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे फर्मों के जो लाभ हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार के खेल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, विज्ञापन बढ़ने से लागतें बढ़ती हैं और लागतें बढ़ने से जो लाभ हैं वो कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो खेल है उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक योग खेल कहेंगे। इसलिए हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? डी, ऋणात्मक योग खेल, नेगेटिव सम गेम। फिर हमारा है 12th 12वां, एरो के असंभाविता प्रमेय, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का तात्पर्य है। देखिए, एरो की जो असंभाविता प्रमेय है वो मुख्य रूप से बर्गसन और जो सैमुअल्सन है उनका जो सामाजिक कल्याण फलन है उनकी आलोचना पे आधारित है। एरो का क्या मानना था कि जो बर्गसन और सैमुअल्सन ने जो सामाजिक कल्याण फलन दिया था उसका निर्माण करना एक तरह से क्या होता है? असंभव होता है। और फिर एरो ने व्यक्ति और समुदाय के निर्णय के बीच में संबंधों के आधार पर अपना अलग से सामाजिक कल्याण फलन दिया था। तो देखिए, एरो के असंभाव्यता प्रमेय का जो तात्पर्य है वो एक तरह से क्या है? तो इसका जो सही आंसर इन चार ऑप्शन में से वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसी भी सामाजिक निर्णय नियम को बुद्धि संकट विकल्प की कम से कम एक अपेक्षा का उल्लंघन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है 13th 13वां, अल्पाधिकार मॉडल, जिसमें व्यवसायी कल्पना करता है कि उसके प्रतिस्पर्धियों का उत्पादन स्थिर है और फिर निर्णय करता है कि कितना उत्पादन करें। तो इसको क्या कहा जाता है? देखिए, जो अल्पाधिकार से संबंधित कुर्नो का मॉडल है जो उन्होंने 1838 में दिया था और जिसको हम द्विअधिकारी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने दो फर्मों से संबंधित उन्होंने उदाहरण लिया था। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए दो फर्मों को लिया था। तो हम कह सकते हैं कि जब उसके प्रतिस्पर्धियों का उत्पादन स्थिर होता है और फिर वो निर्णय करता है कि उसको कितना उत्पादन करना है, तो ये जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से कुर्नो का जो अल्पाधिकार मॉडल है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 14th 14वां, लेन देन लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को निम्नलिखित भी कहते हैं। देखिए, लेन देन लागत जो होती है उसको एक तरह से शू लेदर कॉस्ट कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए। देखिए, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। लोग क्या करते हैं कि मुद्रा को अपने पास में नकद रखने की उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, ठीक है, मुद्रास्फीति के समय। इसलिए इसको लेन देन लागत या शू लेदर लागत कहा जाता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 15th, यदि उपभोग फलन C इक्वल टू 0.8y है और निवेश फलन I इक्वल टू 102 माइनस 0.2i हो तो IS वक्र क्या होगा? IS वक्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? y इक्वल टू C प्लस आई, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो देखिए, y इक्वल टू C हमारे पास में कितना दिया हुआ है? 0.8y प्लस आई कितना है? 102 माइनस 0.2i। अब देखिए, इस 0.8y को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1y माइनस 0.8y, तो कितना बचेगा? 0.2y इक्वल टू ये हो जाएगा 102 माइनस 0.2i। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 0.2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, 0.2 से 0.2 तो कैंसिल हो गया और 102 में अगर हम 0.2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 510। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 510 माइनस आई। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 510 माइनस आई। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 16th 16वां, यदि समग्र आपूर्ति अनुसूची
धनात्मक रूप से ढलवा हैं। यदि अन्य बातें पूर्ववत रहती हैं तो नाम मात्र मुद्रा आपूर्ति में सतत वृद्धि का परिणाम क्या होगा। देखिए हमारी जो समग्र आपूर्ति जो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है वो एक तरह से क्या है, पॉजिटिव स्लोप वाले हैं। और अन्य बातें अगर समान रहती हैं तो मुद्रा की आपूर्ति अगर लगातार बढ़ती जाती हैं तो इससे क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था है उसमें कीमतों में निरंतर वृद्धि और वास्तविक उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि होगी। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 17वां श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग होता है। जहां पर स्वर्णिम युग कब होता है, तो देखिए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का जो सिद्धांत था उन्होंने उसमें गोल्डन एज स्वर्णिम युग की अवस्था कब कही थी, जब अर्थव्यवस्था में जो जनसंख्या वृद्धि की दर है, जनसंख्या वृद्धि की दर डेल्टा एन अपॉन एन और पूंजी की जो वृद्धि दर होती है डेल्टा के अपॉन के, अगर ये दोनों बराबर होती हैं तो इस अवस्था को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा था, स्वर्णिम युग की अवस्था कहा था। इसलिए हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 18वां, यदि एमपी के अपॉन एमपीएल स्थिर के अपॉन एल अनुपात पर अपरिवर्तित रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है। तो ये बात जो है वो किसने कही थी, प्रोफेसर हिक्स ने। प्रोफेसर हिक्स का क्या मानना था कि जो एमपी के अपॉन एमपीएल, ठीक है, जो तटस्थ तकनीकी हैं वो उसके अनुसार अगर श्रम और पूंजी जो होती हैं उसकी सीमांत उत्पादकता में समान वृद्धि होती है। हिक्स का क्या मानना था कि तटस्थ तकनीक की स्थिति में क्या होता है, श्रम और पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है उसमें समान वृद्धि होती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है 19th, जॉन रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन का जो ग्रोथ मॉडल था उसका संबंध किससे है। तो आर्थिक वृद्धि का जो जॉन रॉबिन्सन का मॉडल था उसमें उन्होंने एक तो इच्छित समृद्धि दर जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है उसकी बात की थी और दूसरी उन्होंने पॉसिबल ग्रोथ रेट की बात की थी, संभावित समृद्धि दर की बात की थी। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अंतिम क्वेश्चन हमारा है 20वां, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त श्रम ही पूंजी संचय करता है। ठीक है, जो सरप्लस लेबर होता है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन पूंजी संचय करता है। और कारण क्या दे रखा है सभी कथन का, वास्तविक श्रम और निर्वाह के लिए किए गए श्रम जिसके लिए मजदूर को कुछ नहीं मिलता उसके बीच में अंतर को एक तरह से क्या कहा जाता है, अतिरिक्त श्रम कहा जाता है। तो देखिए 20वां जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि हमारा जो अभिकथन ए है और बी है दोनों कथन एक तरह से क्या हैं, सही हैं। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए प्रोफेसर जो कार्ल मार्क्स थे उनका क्या मानना था कि अतिरिक्त श्रम से पूंजी संचय होता है और पूंजीपति जो होता है उसको अपना लाभ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, पूंजी संचय करना चाहिए। और पूंजीपति अपना जो लाभ है वो 3 प्रकार से बढ़ा सकते हैं, श्रमिक जो है वो अधिक घंटे कार्य कर रहे हैं, या फिर उनको जो मजदूरी दी जा रही है वो निर्वाह मजदूरी से कम दी जाए, या तीसरा ऑप्शन होता है श्रम की जो उत्पादकता है उसको बढ़ा के। और मार्क्स का क्या मानना था कि जो श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने का तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, ऑप्शन इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी, कि ए का भी कथन और कारण दोनों क्या है, सही है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी आगे हम और भी जो एमसीक्यूज है उनको हम सोल्व करेंगे।